साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। मेरे बहुत सारे किसान साथियों ने जो मुझे फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके जानना चाहा है कि सर आप हमेशा लिखते हैं नेचुरल एसएफएस मॉडल, तो ये क्या है नेचुरल एसएफएस मॉडल। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं नेचुरल एसएफएस मॉडल क्या है। इसका फुल फॉर्म यदि मैं देखूं तो फुल फॉर्म है इसका प्राकृतिक सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। तो ये एक पद्धति है जो पिछले 20 वर्षों में मैंने अपने अनुभवों से अपने खेत में बहुत सारे आयामों को जोड़ा है, जिसमें मेरी खेती सेल्फ सस्टेनेबल बन गई है, सेल्फ सस्टेन कर रही है। तो ये मॉडल को हमने नाम दिया है उन्नत सजीव खेती आधारित एसएफएस मॉडल। मेरे बहुत सारे किसान साथी प्राकृतिक कृषि करते हैं, जैविक कृषि करते हैं, बहुत सारे किसान साथी रासायनिक कृषि भी करते हैं। मैंने अपनी कृषि की शुरुआत भी सन 2002 में, वर्ष 2002 में प्रारंभ की थी और मैं पूर्णतः रासायनिक कृषि कर रहा था। लेकिन रासायनिक कृषि में आज और पहले भी यही सारी समस्याएं थी। रासायनिक कृषि करने में दिन प्रतिदिन उत्पादन लागत बढ़ती जा रही थी। कृषि की जो फसलों की उत्पादन लागत थी उसमें लगातार गुणात्मक वृद्धि होती जा रही थी। मौसम की अनिश्चितताएं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कम वृष्टि की वजह से फसलों का उत्पादन अनिश्चित था। कई बार तो ऐसा होता था कि उत्पादन लागत निकालना मुश्किल हो जाता था। इसी तरीके से हम जब अपनी उपज को बाजार में लेके जाते थे तो उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। इन चैलेंजेस को आज भी हम देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी हमारे यहाँ हमारी संस्था में विजिट करने के लिए आते हैं, वो अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं। और आज एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक नया जो युवा साथी है हमारा, वो पढ़ लिख करके किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी सरकारी नौकरी के लिए, वो छोटी सी इनकम के लिए 5 से 10 हजार रुपए मासिक इनकम के लिए जाना पसंद करता है। खेती का कार्य करना, कृषि कार्य करना, संबंधित कार्य करना पसंद नहीं करता। यहां तक कि खेती को इतना ज्यादा नकारात्मक बता दिया गया है, दिखा दिया गया है कि एक किसान भी, जो एक किसान स्वयं है, ऐसा होता है कि यदि कोई किसी का पिता डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस आईपीएस है, तो वो चाहता है कि मेरा पुत्र भी डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बने। लेकिन किसान कभी नहीं चाहता कि उसका पुत्र किसान बने। वो चाहता है कि ये छोटी सी 5-10 हजार की नौकरी कर ले, किसानी ना करे। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पे किसानी में ढेर सारी अनिश्चितताएं हैं। किसानी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसान को प्रतिदिन इनकम नहीं हो रही है, किसान को मासिक या वार्षिक इनकम नहीं हो रही है। ढेर सारी अनिश्चितताएं हैं। इन अनिश्चितताओं के चलते किसान अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और वो निराश हो जाता है। वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि हम अपनी खेती को गिरवी रख के या इसको बेच करके बाहर पलायन करके किसी के यहां नौकरी कर लें, अश्योरिटी रहेगी। तो मेरे साथ भी ये सारे चैलेंजेस थे जब मैंने किसानी की स्टार्ट की थी 2002 में। और मैं लगातार एक कुछ ना कुछ नया चीज करता रहा, अपने अनुभवों से, अपने बुजुर्गों के, पूर्वजों के, अपने मित्रों के अनुभवों से सीखता रहा और अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहा। और आज जाकर के 20 वर्ष पश्चात मैंने एक ऐसा मॉडल डेवलप करा है जिसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम मॉडल कहते हैं, जिस मॉडल में मुझे प्रतिदिन आमदनी हो रही है किसानी से, मासिक आमदनी हो रही है, हर 3 महीने में त्रैमासिक, 6 महीने में, वर्ष में एक निश्चित आमदनी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण प्लान, कृषि में एक निश्चित रिटायरमेंट प्लान मुझे मिल रहा है। यानी कि जब 30-35 साल किसानी करने के बाद मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे एक अच्छी खासी इनकम 60-70 लाख से लेकर करोड़ तक भी मिल सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस किसानी में हैं। अगर ये चैलेंजेस आपके साथ इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर लें जैसे मैंने किया है, तो आप भी किसानी से बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो मैं चर्चा करना चाहूंगा एसएफएस मॉडल के विषय में। इस मॉडल में सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि किसानी का जो बेसिक नीड है कृषि का, वो हमारे पास स्वयं होना चाहिए, हम उस पर आत्मनिर्भर होने चाहिए। तो सबसे पहला किसानी में पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमने क्या किया, अपने खेत पे मेड़ बनाया, नालियां बनाई, खेत तालाब बनाया। क्यों? क्योंकि वर्षा रूपी जल ही है जो जल हमें मिलता है हमारे तमाम दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कृषि के लिए। कोई भी दुनिया में ऐसी फैक्ट्री, ऐसा कारखाना नहीं है जिसमें पानी को बनाया जा सके। भगवान की ओर से निःशुल्क ये अमृत रूपी संपदा हमें मिलती है और वो वर्षा जल के माध्यम से मिलती है। लेकिन किसान क्या करता है कि अपने खेतों में मेड़ नहीं बनाता, तालाब नहीं बनाता, जिससे ये पानी बरस करके खेतों में
नदी नालों के माध्यम से बाहर निकल जाता है और किसान के पास पानी नहीं होता, जबकि प्राथमिक आवश्यकता है पानी की कृषि में। इसके बाद आता है बीज हमारे स्वयं के। हमें प्रयास करना चाहिए हम देसी बीजों को संरक्षित करें, संवर्धित करें और उनका प्रयोग अपने पास करें। हमारे स्वयं के बीज होना चाहिए। इसके बाद आती है स्वयं की खाद। तो हम प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं तो हमारे पास खुद की नेचुरल या जैविक प्राकृतिक खाद होनी चाहिए। वो खाद हम अपने खेत में ही पशु पालें, पशुओं के गोबर और मूत्र से, कृषि अपशिष्ट से बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार हो जाती है, वो भी निःशुल्क। थोड़ा सा श्रम करते हैं। अगली जो प्राथमिक आवश्यकता है वो आवश्यकता है विद्युत की और ईंधन की। तो हम किसान साथी विद्युत के लिए हम सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं। हमारा भी प्रयास है, सोलर पैनल के लिए हम कर रहे हैं। इसके साथ में हम गोबर गैस के माध्यम से ईंधन की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें हम गोबर गैस से गैस भी ले सकते हैं और जो स्लरी बचेगी वो स्लरी हमारी खाद के काम आवेगी। तो इस तरीके से यदि ये प्राथमिक आवश्यकताएं किसान की हैं और किसान इसमें स्वावलंबी बन जाए तो उसके लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमने अपने मॉडल पे यही प्रयास किए हैं। स्वयं का पानी के लिए खेत तालाब, खेत पे मेड़, स्वयं के हमारे देसी बीज हैं, प्राकृतिक खादें हम अपने स्वयं के खेत में बनाते हैं, सोलर पैनल और गोबर गैस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी और ईंधन और विद्युत मिलता है। इसी के साथ ही हम जो कृषि कर रहे हैं, ज्यादातर किसान साथी हमारे एकल कृषि कर रहे हैं और एकल कृषि में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। मान लीजिए आपने अधिक वर्षा वाली फसल खरीफ में धान लगा ली और बारिश कम हुई तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। यदि आपने कम वर्षा वाली फसल लगा ली, मान लीजिए उड़द, मूंग, अरहर, तिल लगा लिया और अधिक वर्षा हो गई तो ये फसलें खत्म हो जाएंगी। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने खेतों में एक मौसम में, एक सीजन में एक से अधिक फसलें, लगभग 4 से 5 तरह की फसलें लगाता हूं, जिसमें एक दूसरे की फसलें पूरक होती हैं, विपरीत होती हैं। कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या कम वृष्टि की वजह से एक फसल खराब होती है, 2 फसल खराब होती हैं, तो बाकी जो फसलें हैं वो मुझे कहीं ना कहीं आय करा जाती हैं। इस तरीके से आप इनमें सब्जियों की खेती भी शामिल कर सकते हैं। सब्जियों की खेती के साथ में भी मौसमी सब्जियों की खेती हम करते हैं। इसमें उद्यान की फसलों का बहुत बड़ा रोल है। यदि मैं देखूं तो उद्यान की फसलों में भी हमें जैव विविधता मेंटेन करनी चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम जो फसलें उद्यान की लगा रहे हैं अपने खेत पे, उसमें से औषधि वृक्षों वाली कुछ पौधे होने चाहिए, कुछ पौधे फल वाले होने चाहिए, कुछ पौधे इमारती लकड़ी वाले होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक बायोडाइवर्सिटी, एक जैव विविधता मेंटेन होती है हमारे खेत पे, हमारे फॉर्म पे। बहुत सारे पक्षी आकर के हमारे उन पौधों में, उन वृक्षों में आश्रय लेते हैं, वो बीट करते हैं खेत में, तो उससे भी ढेर सारे फ्रेंड बैक्टीरिया आते हैं। और जब खेतों में वृक्ष लगे रहेंगे 12 महीने तो वहां पे नीचे मिट्टी में नमी होगी और उस मिट्टी में ढेर सारे मिलियन ट्रिलियन बैक्टीरिया, फ्रेंड बैक्टीरिया हमारे खेत में आएंगे और हमारे खेत को उपजाऊ बनाएंगे। तो एक ये साधन है। इस तरीके से यदि हम खेती करते हैं तो एक व्यवस्थित खेती हो सकती है। इसमें हम पशुपालन को भी शामिल करें। पशुपालन में भी व्यवस्था ये रखें कि हम गाय, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश इत्यादि चीजों का समेकित पालन करें। आगे हम मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। इसमें बतख पालन भी हमने कर रखा है। जो हमारा खेत तालाब है उसमें अतिरिक्त आय के लिए मछली पालन, सिंघाड़े की खेती, मखाने की खेती इत्यादि हम कर सकते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं से हम देखेंगे कि एक अच्छा माइक्रो क्लाइमेट भी डेवलप हो रहा होता है। इसी के साथ में हम मधुमक्खी पालन भी करते हैं अपने खेत में, क्योंकि एक सदी के महान वैज्ञानिक सर आइंस्टाइन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी तो आगे आने वाले 4 वर्षों में पूरी पृथ्वी से मानवता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी मधुमक्खी का हम पालन करें, संवर्धन करें, संरक्षण करें, जो हमारे खेतों में उपज को भी बढ़ाएगी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रखेगी। इसी के साथ हमारे खेत में जो फसलों में आने वाली बीमारियां हैं, जो रोग लगने वाले हैं, उनके लिए प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल या ऑर्गेनिक तरीके से हम रोग रक्षक और कीट रक्षक बनावें, वो भी हम अपने खेत में ही बनावें, जो लगभग निःशुल्क हमें पड़ जाते हैं। और हमारी खेत में जो उपज निकल रही है, जो हमारी खेत का फसलें आ रही हैं, उन फसलों को हम सीधे बाजार में विक्रय ना करें। उन फसलों को हम प्रोसेस करके, उनको हम पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करें, तो जिससे हमें अधिक आय मिलेगी। और ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है, इस व्यवस्था से आपको वर्ष भर इनकम होती रहेगी। कुछ ना कुछ इनकम प्रतिदिन, महीने में, त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक, और सबसे बड़ा चीज एक रिटायरमेंट प्लान हमारे पास होगा। 30 से 35 वर्षों के बाद जब हम किसानी करेंगे और रिटायरमेंट की तरफ हम किसान जाएंगे, तो हमें लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में ये जो
इमारती लकड़ी वाले वृक्ष हैं, उनसे एक अच्छी आमदनी होगी, इससे बहुत अच्छा रिटायरमेंट प्लान जाएगा। आप अगर इन सारे आयामों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे फार्म पे, हमारी संस्था पे रविवार को आप आ सकते हैं विजिट करने के लिए। इन सारे चीजों को जीवंत हमारे खेत पे आप देख सकते हैं। यदि आप दूरभाष के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप शाम 7 से रात्रि 10 के मध्य हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस तरीके से यदि खेती करेंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम करेंगे, तो एक आपके यहां एक चक्र बन जाएगा जो सेल्फ सस्टेन चक्र होगा, जिसे आपको व्यवस्थित तौर पे केवल व्यवस्थापक की तरह देखना है और आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस मॉडल को अपनाइए। हमारे भारत में सभी राज्यों में लगभग इस मॉडल को बहुत सारे हमारे किसान साथी फॉलो कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है, जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खाइए, स्वयं स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, देश को समृद्ध बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।